Hello everyone, good evening. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 36 भारत का आर्थिक परिदृश्य जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि अब TRE4 LT ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए आप हमारे साथ रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। निम्न में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल कौन सा है। तो बेसाल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर नाम से जाना जाता है। लैटराइट मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो लैटराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया उत्तरदायी है। लैटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में कौन सी फसल संबंधित है। लैटराइट मिट्टी से बागानी फसलें संबंधित है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर पॉट जल मिट्टी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। तो लैटराइट मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी चीका मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो मटियार मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। पीत मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो पीत मिट्टी मुख्यतः केरल में पाई जाती है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन है। तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी लैटराइट है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भाबर मिट्टी मोटे अनाजों के कारण बनती है जो पाई जाती है गिरिपद मैदान में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव की समस्या है। तो मुरैना जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। तो बीज संशोधन जो है कि तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। तो कौन सा तरीका है। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का आंतरिक होने के कारण अनवर होता जा रहा है। तो वह है लैटराइट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का आंतरिक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं। गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली मृदा को खादर मृदा कहते हैं। गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाले जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो मालवा पठार जो है मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित। तो मालवा का पठार मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो गुजरात भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो लैटेराइट मृदा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि मृदा नमी को रोके रहती है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। तो लैटेराइट मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीन जलोढ़ों से निर्मित कछारी भाग कहलाते हैं? तो नवीन जलोढ़ों से निर्मित कछारी भाग खादर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेंगूर शब्द संदर्भित करता है? रेंगूर शब्द काली कपासी मृदा को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायद्वीपीय भारत की सुस्तरीय मृदा संबंध रखती है? प्रायद्वीपीय भारत की सुस्तरीय मृदा लाल मृदा से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 30, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, टेरारोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? टेरारोसा मृदा से काफ़ी फसल संबंधित है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? तो दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समांतर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में समांतर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है? तो गुजरात प्रदेश अधिकांशतः काली मिट्टी से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आद्य महाकल्पी एवं कुड़प्पा भूवैज्ञानिक कर्मों पर विकसित प्रमुख मृदा प्रकार है? तो लाल मिट्टी। भारत में आद्य महाकल्पी एवं कुड़प्पा भूवैज्ञानिक कर्मों पर विकसित प्रमुख मृदा प्रकार लाल मिट्टी है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है? गुजरात प्रदेश जो अधिकांशतः काली मिट्टी से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 39, रेंगूर नाम है काली मृदा का? जो रेंगूर नाम है वो काली मृदा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय, कॉफ़ी आदि बागानी खेतों के लिए सर्वोत्तम होती है? तो लैटेराइट मृदा जो है कि चाय, कॉफ़ी आदि बागानों के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन लगभग उन सभी स्थानों में प्राकृतिक आच्छादन के रूप में जहां वार्षिक वर्षा होती है तो 101 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। क्वेश्चन नंबर 43, किस भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 से वन संसाधनों के आकलन तथा विकास के लिए वर्ष 1981 में भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। वन संसाधनों के आकलन तथा विकास के लिए वर्ष 1981 में भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है। क्वेश्चन नंबर 47 से भारत के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग में से किस वर्ग में? तो आरक्षित वर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 48, हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच में हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं? तो कह रहे हैं कि गंगा महानदी क्षेत्र जो है कि ज्वारी वन पाए जाते हैं। गंगा महानदी डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बबूल, खैर, खेजड़ी किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो बबूल, खैर, खेजड़ी उष्णकटिबंधीय कटीले वन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 51 था, 52 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? तो महोगनी। कौन सा वृक्ष जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? तो कौन सा वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता? तो महोगनी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो पनियान तथा इरुला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र 33% है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में निम्नलिखित स्पीसीज में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो साल। भारत में जो है कि साल स्पीसीज में साल जो है करे कि भारत में निम्नलिखित स्पीसीज में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो साल जो है कि एक बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलांग पठार पे। क्वेश्चन नंबर 58 की उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार देश में कुल कितना जल उपलब्ध है? तो 1869 अरब घन मीटर। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार देश में 1869 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के जल सर्वाधिक उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत अपने धरातली जल का कितना % भाग उपयोग कर पाया है? तो भारत अपने धरातली जल का 32% भाग उपयोग कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 62, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में भौम जल की उपलब्धता कितनी है? तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में भौम जल की उपलब्धता 432 अरब घन मीटर है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है? तो भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जल नीति कब लाई गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 1987 में लाई गई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 1987 में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के धरातली का कितना % जल भारत के 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होता है? तो 60% जो है कि भारत के धरातली का जो है कि 60% जल भारत के 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस राज्य में भौम जल की उपलब्धता क्षमता सर्वाधिक है? तो भारत के पंजाब राज्य में भौम जल की उपलब्ध क्षमता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से तांबा, सीसा, जस्ता एवं टंगस्टन का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। निम्नलिखित में से तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 68 है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बेराइट्स खनिज निम्नलिखित में से किस राज्य में निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश। तो देश के आंध्र प्रदेश में कुल उत्पादन का लगभग 86% बेराइट खनिज निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? तो टिन जो है कि लौह मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व भर में निम्न में से किस खनिज के भंडार भारत में सबसे अधिक मिलते हैं? तो थोरियम जो है खनिज के भंडार भारत में सबसे अधिक मिलते हैं। थोरियम खनिज के भंडार भारत में सबसे अधिक मिलते हैं।
मुंबई हाई निम्न से किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। मुंबई हाई खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72, जावर और रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो जावर और रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र सीसा जस्ता खनिज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है। मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 75, कोडरमा किस धातु के खान के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक धातु के खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 76, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, अकेला भारत विश्व आवश्यकता का कितना % अभ्रक उत्पन्न करता है? तो अकेला भारत विश्व आवश्यकता का 65% जो है कि अभ्रक उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 78, लाल अभ्रक किस राज्य में मिलता है? तो लाल अभ्रक जो है कि झारखंड राज्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में स्टील ग्रेंड चूना पत्थर खनन होता है तो कहाँ होता है? तो सानू राजस्थान में। भारत में स्टील ग्रिड चूना पत्थर का खनन सानू राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज सीसा जस्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में खनिज के दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन है? भारत में खनिज के दृष्टि से निर्धन क्षेत्र उत्तर का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 83, खनिज पदार्थों के दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84, अभ्रक की प्राप्ति होती है अग्नेय शैलों से। जो अभ्रक की प्राप्ति है अग्नेय शैलों से होती है। क्वेश्चन नंबर 85, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जावर खाने जिंक या जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना स्थान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? भारत में तो कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में जो नमक की प्राप्ति है मुख्य रूप से ये सभी जैसे सागरी जल, झील व मृदा जल, चट्टानी नमक की परतें के स्रोत से होती है। क्वेश्चन नंबर 89, देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान जो है कि ये सभी चंदेरिया राजस्थान, टुंडू बिहार, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश ये सभी में है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? तो मालिब्डिनम जो है कि मालिब्डिनम पूरक धातु की कोट में रखा जाता है। मालिब्डिनम पूरक धातु कोट में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, अग्नेय की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन है? तो हीरा। अग्नेय की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज हीरा है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है ईंधन खनिजों का। कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा ईंधन खनिजों का है। क्वेश्चन नंबर 94, मूरी में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना है वो किस राज्य में है? तो मूरी में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना झारखंड राज्य में। मूरी में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना झारखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में किस स्थान से निकाला जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक हीरा है पन्ना मध्य प्रदेश से निकाला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 96, ये सभी खनिजों की जैक जिसे कहा जाता है तो मैग्नीज है। सभी खनिजों की जैक मैग्नीज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक किसका करता है तो जापान को। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक जापान को करता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है तो भारत में स्वर्ण कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। भारत में अधिकांश लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 100, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता तो विशाखापत्तनम है। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है तो विशाखापत्तनम को। क्वेश्चन नंबर 101, खेतड़ी में क्या है तो खेतड़ी में तांबा के खाने हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है बैलाडीला से। 102 है कि उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति बैलाडीला से होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 105 है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं तो भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस सहायता से स्थापित किया जाता है तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी है। क्वेश्चन नंबर 109, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है तो भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंदौर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो इंदौर जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 112 है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। निम्न में से कौन सी बॉक्साइट की प्रमुख खान है तो लोहरदगा जो है कि बॉक्साइट की प्रमुख खान है। लोहरदगा बॉक्साइट की प्रमुख खान है। जो लोहरदगा है बॉक्साइट की प्रमुख खान है। क्वेश्चन नंबर 116 है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी तो चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 117 है कि नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है तो नवेली में खनन किए जाने वाला जो प्रमुख खनिज है लिग्नाइट कोयला है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सिंगरैनी कोयला खानों के निकट स्थित तापी संयंत्र रामागुंडम है। सिंगरैनी कोयला खानों के निकट स्थित तापी संयंत्र रामागुंडम है। सिंगरैनी कोयला खानों के जो निकट स्थित तापी संयंत्र रामागुंडम है। क्वेश्चन नंबर 119, केरल में निम्नलिखित में से क्या बहुतायत में पाया जाता है तो केरल में मोनोजाइट बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सी कोयला खदान नहीं है तो 120 जो है डल्ली राजहरा कोयला खदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, किस राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है तो झारखंड राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 122, तालचेर और इन्नौर उल्लेखनीय है तापी शक्ति संयंत्र हेतु। तालचेर और इन्नौर जो है कि तापी शक्ति संयंत्र हेतु उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 123, रवा तटीय पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है तो रवा तटीय पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात तट के सामने अवस्थित है। रवा तटीय पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात तट के सामने अवस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 124, भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत क्या है? तो 60%। भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का परसेंट 60% है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज स्थान पर प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 126, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 80% है। देश में कुल विद्युत उत्पादन में जो ताप विद्युत का योगदान 80% है। क्वेश्चन नंबर 127 है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर है। निम्नलिखित में से ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 131, देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया है। देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक तापी संयंत्र नहीं है? तो रामगढ़ विद्युत संयंत्रों में से एक तापी संयंत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह गंगा यमुना नदी प्रणाली पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के किस कोयला खान से कोयले का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो भारत के झरिया खान से कोयले का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो कोयले का एक प्रमुख प्रकार लिमोनाइट है। क्वेश्चन नंबर 139, किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो कोयला को जो है कि जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, लोक कटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लोक कटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा युग्म तापी शक्ति केंद्रों से संबंधित है? तो तालचेर इन्नौर जो है कि तापी शक्ति केंद्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो हरियाणा जो है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में जादूगोड़ा नामक यूरेनियम की सबसे बड़ी खान अवस्थित है। भारत में जादूगोड़ा नामक यूरेनियम की जो सबसे बड़ी खान झारखंड राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 145, नरौरा आणविक शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 146 है कि भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र पर आधारित ताप विद्युत गृह रामागुंडम है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र पर आधारित ताप विद्युत गृह रामागुंडम है। क्वेश्चन नंबर 148 की सलाया से मथुरा तक बिछाई गई तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सलाया से मथुरा तक बिछाई गई तेल पाइपलाइन मध्य प्रदेश से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो है सलाया से मथुरा तक बिछाई गई तेल पाइपलाइन कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 149 है कि भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितने % है? भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 40% है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाली बाजार आधारित तेल शोधनशाला मथुरा में है। आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाली बाजार आधारित तेल शोधनशाला जो है कि
मथुरा है। तो क्वेश्चन नंबर 151 है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 151 का सी है ताप विद्युत। भारत में ऊर्जा उत्पादन में जो सर्वाधिक भागीदारी ताप विद्युत जो है कि ऊर्जा की है। क्वेश्चन नंबर 152 है काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र निम्न से किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वीय विद्युत शक्ति निगम से संबंधित नहीं है। तो जो है कि पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम से संबंधित है। पल्लीवासल जो है कि नहीं है। कौन सा जल विद्युत परियोजना, कह रहे पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154 भारत में पहली समुद्री लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई। तो भारत में पहली समुद्री लहर ऊर्जा परियोजना बीजिंगम में स्थान पर स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 155 है गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 156 है कि राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना स्थल अमरसर देवगढ़ है। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना अमरसर देवगढ़ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 157 भारत में संभाव्य तेल स्रोत स्थित है। ये सभी भारत में संभाव्य तेल स्रोत जो है कि ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 158 हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। जहाँ से गुजरती जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की भार क्षमता सर्वाधिक है। तो दक्षिणी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की भार क्षमता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 160 है स्वदेश तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है। तो तारापुर। स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 161 निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के कोयला के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि गंगा नदी बेसिन के कोयले के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 भारत में अभ्रक खनन का एक केंद्र स्थित है कोडरमा में। भारत में अभ्रक खनन का एक केंद्र कोडरमा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163 तांबा का उत्पादन किया जाता है। तो बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में। तांबा का उत्पादन बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 165 है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है। तो कह रहे हैं कि बड़ोदरा आईओसी जो है कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। और जो है कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना बड़ोदरा आईओसी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बड़ोदरा इंडियन ऑयल कारपोरेशन सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 166 है भारत में समुद्री बेसिन में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में ये सभी जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट व निकेल, लोहे के सल्फाइड व तांबे समुद्री बेसिन में जो है कि खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 विश्व के कुल कितने पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से होता है। तो विश्व के 5वें भाग में पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से होता है। क्वेश्चन नंबर 168 भारत में किस नदी बेसिन की प्राकृतिक गैस मिलती है। भारत के ये सभी कावेरी, गोदावरी, महानदी बेसिन की प्राकृतिक गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 169 भारत के मुंबई हाई में लगभग कितना पेट्रोलियम भंडार है। तो भारत के मुंबई हाई में लगभग 750 करोड़ टन पेट्रोलियम भंडार है। क्वेश्चन नंबर 170 किस वर्ष हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंडों की खोज के लिए समुद्र विज्ञान संस्थान स्थापित की गई। तो वर्ष 1977 में। वर्ष 1977 में हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंडों की खोज के लिए समुद्र विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया। तो 1977 में हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंडों की खोज के लिए समुद्र विज्ञान संस्थान स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 171 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा क्या होती है। तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा 70 मील होती है।
क्वेश्चन नंबर 172, भारत का कौन सा जलयान सागर तल से बहुधात्विक खनिजों को निकालने के लिए जाना जाता है? तो RRL भुवनेश्वर। RRL भुवनेश्वर जलयान सागर तल से बहुधात्विक खनिजों को निकालने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि भारत ने किस वर्ष मत्स्य उपलब्धता के लिए एक बहु संस्थानों वाला कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1997 से 98। 1997-98 में जो है कि मत्स्य उपलब्धता के लिए बहु संस्थानों वाला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 174 है कि देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र जो है कि चावल है। क्वेश्चन नंबर 175 है, देश में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक किस फसल की होती है? देश में प्रति हेक्टेयर उपज जो है कि गेहूं की सबसे अधिक फसल की होती है। क्वेश्चन नंबर 176, देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 177 है कि भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता है? तो भारत के पंजाब राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है चावल। मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है चावल। क्वेश्चन नंबर 179 है कि सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 180 है कि निम्नलिखित फसलों में से किसके द्वारा भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो चाय को। तो कह रहे कि चाय फसल जो है कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चाय फसल से। क्वेश्चन नंबर 181 के भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 182 के देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल कृषि की जाती है? तो चावल। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर जो है कि चावल फसल की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 183 है कि निम्नलिखित फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? तो गन्ना। तो कह रहे कि गन्ना फसल जो है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 184 कि कौन सा भारतीय राज्य अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? तो पंजाब। पंजाब राज्य अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 185 है, देश में मात्रा के दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? देश में मात्रा की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन चावल फसल का होता है। क्वेश्चन नंबर 186 है कि क्या है अमन बोरो किसके स्थानीय नाम है? तो चावल का। कह रहे ओस अमन बोरो ये जो है कि चावल का स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 187 कि वह फसल जो भारत में कुल योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर बोई जाती है तो चावल है। क्वेश्चन नंबर 188 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है? तो कह रहे पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग जो है कि कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 189 है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 190 है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल। तो कह रहे विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल की। क्वेश्चन नंबर 191, भारत में सर्वाधिक खपत किस प्रकार के उर्वरक की होती है? तो भारत में सर्वाधिक खपत नाइट्रोजन उर्वरकों की होती है। नाइट्रोजन उर्वरक की जो है कि खपत सर्वाधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर 192 है, देश में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक सिंचित है? तो देश में गेहूं फसल का क्षेत्र सबसे अधिक सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 है, असम में शीतकालीन चावल धान की फसल किस नाम से जानी जाती है? तो साली। असम में जो शीतकालीन चावल है जैसे धान की फसल को साली नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 है कि निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है?
तो जौ और सरसों खरीफ की फसल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 196 है कि गंगा की घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा के घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए निरंतर वर्षा उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197 है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गेहूं और गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 198 भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में। भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 199 है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो किस देश से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो उपरोक्त सभी जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु उपरोक्त सभी जो है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है भारत में रासायनिक उर्वरकों दो बड़ी उपभोक्ता हैं। तो भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़ी उपभोक्ता उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1994-95 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 203 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 12वीं योजना के अंतर्गत किन घटकों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 12वीं योजना के अंतर्गत ये सभी जैसे चावल, गेहूं, दाल, गेहूं, मोटे अनाज और चावल घटकों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 204 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है 75 से अनुपात 25 होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र का 75% और राज्य का 25% अनुपात है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। तो 204 का बी है। 205 का भारत में चारकोल आधारित प्रथम लौह पलंग संयंत्र जो कि असफल रहा कब प्रारंभ की गई थी। तो 1853 में। भारत में चारकोल आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र जो कि असफल रहा कब प्रारंभ की गई थी। तो 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 206 है कि प्रथम प्रयास में ही 1854 ईस्वी में भारत के किस नगर में सूती वस्त्र बनाने का कारखाना प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रथम प्रयास में ही 1854 ईस्वी में भारत के मुंबई नगर में सूती वस्त्र बनाने का कारखाना प्रारंभ किया गया 1854 में। 207 है कि 1874 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर कच्चा लोहा बनाने का कारखाना लगाया गया। तो 1874 में भारत के कुल्टी स्थान पर कच्चा लोहा बनाने का कारखाना लगाया गया था कुल्टी स्थान में। क्वेश्चन नंबर 208 है कि स्वतंत्रता पूर्वक भारत में औद्योगिक विकास को कब मिला था। तो स्वतंत्रता पूर्वक भारत में औद्योगिक विकास जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिला था। क्वेश्चन नंबर 209 है कि किस वर्ष टाटा ने जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना लगाया था। तो वर्ष 1907 में टाटा ने जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 210 है किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास को बल देने के लिए वर्ष 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। तो डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी। डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास को बल देने के लिए वर्ष 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास को बल देने के लिए वर्ष 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 211 के किस वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन के बाद दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो वर्ष 1956 में। तो पहला जो औद्योगिक नीति आया तो 1948, दूसरा 1956 है। क्वेश्चन नंबर 212 है भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की गई। तो उदारीकरण की जो घोषणा 24 जुलाई 1991 को 24 जुलाई 1991 में औद्योगिकरण क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 213 है किस पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के 3 इस्पात संयंत्र राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर की स्थापना थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के 3 इस्पात संयंत्र राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर की स्थापना थी। क्वेश्चन नंबर
14 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक व प्रौद्योगिकीय विकास के साथ साथ किसको और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। तो कह रहे ये सभी, जैसे उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, ये सभी जो है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक व प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 215, किस योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया और उदारीकरण के तहत निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया और उदारीकरण के तहत निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गई। क्वेश्चन नंबर 216 की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को 3 वर्गों लाभकारी, सीमांतक, लाभकारी और पर्याप्त क्षतिकारी में बांटा गया है। तो कह रहे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को 3 वर्गों लाभकारी, सीमांतक, लाभकारी और पर्याप्त क्षतिकारी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 217 है, सबसे पहले भारत में किस औद्योगिक नीति के द्वारा निर्यातोन्मुखी इकाइयों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। तो औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1977 के द्वारा निर्यातोन्मुखी इकाइयों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 218 है, किस औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने विदेशी नियामक अधिनियम को हल्का बनाने हेतु रुपयों को पूर्णतः परिवर्तित बनाया था। तो औद्योगिक नीति 1991 में। तो औद्योगिक नीति 1991 में भारत सरकार ने विदेशी नियामक अधिनियम को हल्का बनाने हेतु रुपयों को पूर्णतः परिवर्तित बनाया था। क्वेश्चन नंबर 219 से पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रथम वर्ग में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रथम वर्ग में जो है कि पश्चिम बंगाल नहीं शामिल था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 220 है कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसके लिए सहायता राशि अथवा योजना राशि केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय सहायता और संस्थागत वित्त से प्राप्त होता है, भारत के किन राज्यों में कार्य कर रहा है। तो ये सभी, जैसे राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी है। 220 का डी है। 221 की सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत भूमि, जल, पशु संसाधनों का इष्टतम उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से की गई थी, किस वर्ष आया था। तो वर्ष 1973 में। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत भूमि, जल, पशु संसाधनों का इष्टतम उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्स्थापना के उद्देश्य से की गई थी, वर्ष 1973 आया था। क्वेश्चन नंबर 222 है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1978 में किया गया था, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो तमिलनाडु। जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1977-78 में की गई थी, तो ये तमिलनाडु राज्य में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 223 है, केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार कितने राज्यों में देखने को मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार 23 राज्यों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 224 है कि वर्ष 1940 में टनैली वैली अथॉरिटी के तर्ज पर भारत की किस नदी घाटी परियोजना का विकास प्रारंभ किया गया। तो दामोदर घाटी परियोजना। वर्ष 1940 में टनैली वैली अथॉरिटी के तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना का विकास प्रारंभ किया गया। एक बार पुनः देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1940 में टनैली वैली अथॉरिटी के तर्ज पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 225 है कि वर्ष 1901 में भारत में केवल एक ही महानगर था जिसका नाम कोलकाता था। 1901 में केवल एक ही महानगर था, वो था कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 226 से संसद द्वारा एनसीआर के विकास के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी प्रादेशिक नियोजन अधिनियम पारित किया गया था। तो वर्ष 1985 में। संसद द्वारा एनसीआर के विकास के लिए वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी प्रादेशिक नियोजन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 227 से द्वीप प्रदेशों के विकास कार्यक्रमों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये सभी, जैसे प्रशासन, डीपीसी और ग्राम पंचायत, इस सभी का जो है कि विकास कार्यक्रमों में भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 228 से कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो कह रहे फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। क्वेश्चन नंबर 229 से मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कह रहे कौन सा कथन सही? तो कह रहे पहला और तीसरा। मरुस्थलीय मिट्टी में इस मृदा में लोहा और फास्फोरस पर्याप्त होता है और इस मृदा का विस्तार भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। तो 229 का सी सही है। 230 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित खादर परिपक्व जल, जो सम्मिलित उसे देखते, जो भावर है अंतः भूमिका अपवाह है, तराई है तलहटी क्षेत्र, भांगर पुरातन क्षेत्र है और जो खादर है नवीन जलोढ़ है। क्वेश्चन नंबर 231 से भारत में क्षेत्रीय विस्तार के विषय में नीचे दी गई मृदाओं का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो कह रहे जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। भारत में क्षेत्रीय विस्तार के विषय में नीचे दी गई मृदा में जो अवरोही क्रम है, घटते क्रम में है, तो वह है जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट है। क्वेश्चन नंबर 232 से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि ना तो एक ना तो दो सही है, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो भारत की लेटराइट मिट्टी है, पहला और चौथा ये साधारणतः लाल रंग की होती है और इन मिट्टी में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इस प्रकार 233 का पहला और चौथा सही है। 234 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या लाल और पीली मिट्टी फास्फोरस नाइट्रोजन तत्वों से समृद्ध होती है? यही सही नहीं है। जो सही उसे देखते हैं। जैसे लेटराइट अधिक वर्षा वाले मानसून प्रदेश की विशेष मिट्टी है। काली मिट्टी उच्च आर्द्रता ग्राही और बहुल उत्पादक होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो 234 का बी सही नहीं है। 235 का है कि भारत में मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारत में मृदा के विस्तार का जो सही अवरोही क्रम है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट मिट्टी। 236 से कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों जो विचार है, तो कह रहे कि पहला, तीसरा, चौथा सही है। जैसे सस्यावर्तन, फसलों का हेर फेर और वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और जो है कि वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? तो कह रहे हैं कि 237 का सी है। 237 है वह कौन सा उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो कि तो है, तो कह रहे हैं कि जिप्सम। वो कौन सा उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कह रहे जिप्सम। तो कह रहे 238 निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कह रहे कि दूसरा और तीसरा। हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएँ बनाई है और तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, पठार तथा केरल में लाल मिट्टी मिलती है। 238 का सी है। 239 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के बारे में सही है? तो सही जो है 239 का ही है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेटराइट मृदा प्रायः रंग में लाल होती है और लेटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन तथा पोटास भरपूर होती है और ये राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पूर्णतः विकसित होती है। तो 239 का ये सही है। 240 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है? केवल दो सही है। जवाहर सागर भारत का निर्माण जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। जो जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। 241 है, इसमें मैच करने के लिए दिया है। 1, 2, 3, 4 सीधे क्रम से लगा हुआ है। तो काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटराइट मिट्टी केरल में। काप मिट्टी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। और इस काप मिट्टी अर्थात जो है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी जो है कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु में, लेटराइट मिट्टी केरल में है। तो 241 का ए है। 242 की लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो 242 का डी कथन असत्य, जो सही है उसे देखते हैं। लॉक्साइट की उपस्थिति में इनका रंग लाल होता है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से 242 का डी सही नहीं है। 243 में मिलान करने के लिए दिया है। तो 2 का ए है, कह रहे कि कर्नाटक के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी कर्नाटक पठार है। 3 का बी है। तो लेटराइट मिट्टी नागपुर पठार में। 1 का सी है। तो जो है कि रेंगुर मिट्टी मालवा पठार में है। 4 का डी है। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तरी सरकार तट पे। 243 का डी है। 244 के कि काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 244 का डी, इनकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यही कथन असत्य है। काली मिट्टी के जो कपास की वृद्धि क्या है, कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, इसलिए 244 का डी सही नहीं है। 245 में मैच करने के लिए दिया है कि 2 का ए है, लाल मिट्टी कर्नाटक है। 3 का बी है। तो लेटराइट मिट्टी पाट पठार है। और 1 का सी है, रेंगुर जो है कि मालवा पठार है। और 4 का डी है, तो जो है कि जलोढ़ मिट्टी जो है कि उत्तरी सरकार तट है। तो 245 का डी सही है। 246 से के जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये समांतर पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी समांतर कहाँ पाई जाती है, तो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, यही असत्य है। 247 के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं, तो लेटराइट मिट्टी जो है कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 248 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 248 का डी कथन असत्य है। जैसे कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है। कर्नाटक दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा में है। तो 248 का डी गलत है। 249 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। 249 का डी जो है कि सही सुमेलित नहीं, जो सुमेलित है वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है। तो इस प्रकार जो है कि पुनः एक देखते हैं, क्या है, वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है। 249 का डी जो है कि सुमेलित नहीं है। 250 के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो वो है वानिकी अनुसंधान संस्थान, यही सुमेलित नहीं। जो सुमेलित उसे देखते हैं। वृक्ष प्रजनन और आनुवंशिकीय संस्थान कोयम्बटूर है। और काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु है। वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट है। पुनः देखते हैं, वृक्ष प्रजनन आनुवंशिकीय संस्थान कोयम्बटूर, काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, वर्षा आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट है। वर्षा आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, वृक्ष प्रजनन आनुवंशिकीय संस्थान कोयम्बटूर। 250 का डी सही नहीं है। 251 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो वो कथन है डी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य जो है कि वृक्ष अर्जुन है, यही गलत है। जो सही है देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति लौड़ी जल में उगती है। भारत में सदाहरित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। और जो है कि भारत सदाहरित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। यूफोरबिया उष्णकटिबंधीय कटीले वन का वृक्ष है। जो यूफोरबिया है उष्णकटिबंधीय कटीले वन का वृक्ष है। तो 251 का डी गलत है। और 252 का देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, तो कह रहे कि डी कथन असत्य। जो सत्य उसे देखते हैं। सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने तथा नाव के निर्माण में होता है। सागवान की लकड़ी का उपयोग रेल और रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है। और सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। तो जो सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने और नाव के निर्माण में होता है। जलाने और नाव के निर्माण में सुंदरी वृक्ष का उपयोग होता है। लेकिन सागवान की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन और जहाज फर्नीचर बनाने में होता है। और सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगता। तो 152 का डी गलत है। 153 है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के पुणे औद्योगिक केंद्र में किस प्रकार के उद्योग
की अधिकता है, तो कह रहे सभी। मुंबई पूरे औद्योगिक प्रदेश के पूरे औद्योगिक केंद्र में धातु कर्मी व रसायन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, ये सभी जो है औद्योगिक केंद्र जो है कि उद्योग की अधिकता है। 254 है कि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख समस्या ये सभी है। हुगली नदी में गाद भरना, श्रमिक असंतोष, नक्सली आंदोलन, ये सभी जो है कि औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख समस्या है। 255 में अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश में पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बड़ोदरा। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश में पेट्रो रसायन का जो प्रमुख केंद्र है बड़ोदरा है। क्वेश्चन नंबर 256 है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी का भी एक प्रमुख क्षेत्र है, मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलुरु है। कौन सा औद्योगिक कह रहे कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश है सूचना औद्योगिक प्रौद्योगिकी का भी एक प्रमुख क्षेत्र है, तो कह रहे हैं मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 257 के छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित घाटशिला औद्योगिक केंद्र किसके लिए जाना जाता है, तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित घाटशिला औद्योगिक केंद्र तांबा प्रगलन के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में जो अवस्थित घाटशिला औद्योगिक केंद्र तांबा प्रगलन के लिए जाना जाता है। 258 कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश को औद्योगिक आधार कौन प्रदान करता है, कह रहे बागान कृषि और जल विद्युत, ये दोनों जो है कि कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करता है। 259 है कि विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश के विशाखापत्तनम औद्योगिक केंद्र में कब जलयान निर्माण का उद्योग प्रारंभ हुआ था, तो वर्ष 1941 में। विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश के विशाखापत्तनम औद्योगिक केंद्र में 1941 में जलयान निर्माण का उद्योग प्रारंभ हुआ था। 1941 में जलयान निर्माण का उद्योग प्रारंभ हुआ था। 260 है कि किर्लोस्कर वाड़ी, सतारा एवं सोलापुर औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक प्रदेश से संबंध रखता है। किर्लोस्कर वाड़ी, सतारा एवं सोलापुर औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक प्रदेश से संबंध रखता है, तो मुंबई पुणे से। किर्लोस्कर वाड़ी, सतारा, सोलापुर क्षेत्र जो है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 261 है, मिलान करने के लिए दिया है। 3 का ये है कि जो मैंग्रोव है, गरान मैंग्रोव है, पश्चिम बंगाल में है। और 2 का बी है कि जो है कि उष्णकटिबंधीय नमोश सदापर्णी पश्चिमी तट है। 1 का सी है उष्णकटिबंधीय नमोश पर्णपाती वन उड़ीसा है। और शुष्क सवाना जो है कि सथा स्टेप क्या है, वो गुजरात में है। 261 का ये सही है। और 262 का देखते हैं। 262 की भारतीय वानिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही, कर पहला और दूसरा। पहला है कि भारतीय वनों का लगभग 40% दुर्गम पर्वतीय प्रदेशों में है, जो काटे गए वृक्षों के तीव्र स्थानांतरण में बाधा पहुंचाते हैं। और भारत की वन नीति के अनुसार कुछ राज्यों को छोड़कर साल क्षेत्र का एक ऊंचा अनुपात वनों द्वारा आच्छादित होगा, फिर भी वनों के आवरण का प्रतिशत संकटजनक रूप में निम्न है। तो 262 का ये सही है। 263 है कि निम्नलिखित राज्यों को शंकुधारी वनों के आच्छादन के क्षेत्र में विषय में कौन अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कह रहे कि पहला, चौथा, दूसरा। पहला जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय शंकुधारी वन के क्षेत्र हैं। 264 की प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि पौधों वृक्षों का ऐसा समूह जिसे लंबे समय से शोषित नहीं किया गया है। प्राकृतिक वनस्पति से जो तात्पर्य है पौधों वृक्षों का ऐसा समूह है जिसे लंबे समय से शोषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 265 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो 265 का डी सही सुमेलित नहीं है। जो सही है उसे मानसूनी सागवन, मैंग्रोव सुंदरी, सदाहरित रोजबूट से संबंध। 266 है कि राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला और दूसरा है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, देश की कुल भूमि का 1/3 भाग वन आच्छादित करना, ये जो है कि 266 का ये सही है। 267 है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है कि वनों के जनन तथा प्रबंध के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य वनों का जनन तथा प्रबंध के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना है। 268 देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है। देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य
तो कह रहे 268 का जो है कि वो दिया है पहला, दूसरा, तीसरा है। इसमें है गरीब लोगों के लिए ईंधन, लकड़ी और चारा उपलब्ध करना, सघन वृक्षारोपण करना, देश के 33% क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना। तो 268 का पहला, दूसरा, तीसरा है। 269 है कि भारत में जल संसाधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा पहला और दूसरा है। वर्षा से भारत में 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। हमारे देश में कुल 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है, परंतु भू आकृतिक परिस्थितियों से उपयोग के योग्य कुल 1122 अरब घन मीटर जल की उपलब्ध है। तो 269 का ये सही है, पहला और दूसरा। 270 है महासागरीय विकास कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन वो पहला केवल है, तो जो सत्य उसे देख लेते हैं। महासागर की गतिविधियों को आयोजित और प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1981 में महासागर विकास विभाग की स्थापना हुई। महासागर विकास विभाग की स्थापना 1981 है। वर्ष 1982 से महासागर विकास को पृथक रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री के अधीन कर दिया गया। तो 270 का ये सही है। 271 की वर्ष 1990-91 में आरंभ की गई राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना के क्या उद्देश्य थे। वर्ष 1990-91 प्रारंभ की गई राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना का उद्देश्य ये भी दोनों हैं। बायोमास का संवहनी उत्पादन, विस्तृत वर्षाहीन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। तो 271 का ये भी सही है। 272 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है। भारत में कोयले की तृतीयक निक्षेप असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाए जाते हैं। 272 का ये है। 273 में मैच करने के लिए दिया है, तो कह रहे कि 2 का ए है जो है कि गुजरात द्वितीय स्थान पे है, और 1 का जो है कि बी है जिसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, और जो है कि 4 का सी है, जो है कि 4 का क्या है, सी है। चतुर्थ स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल जो है कौन से स्थान पे है, तो तीसरा का है, तीसरे स्थान पर है। तो ये राज्य और स्थापित तापीय शक्ति है। तो इस प्रकार से 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो आप सभी तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 है कि भारत में प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके द्वारा प्राकृतिक गैस के उपभोग को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। शक्ति, उर्वरक, उद्योग, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उत्पादन, ये सभी जो है कि 274 का ये है। 275 में पुनः मैच करने के लिए दिया है। तो 4 का ए है, पतरातू झारखंड से संबंधित है। 3 का बी है, तलचर उड़ीसा से है। 2 का सी है जो है कि रामागुंडम उड़ीसा है। 1 का डी है, सिंगरैली जो है कि उत्तर प्रदेश में है। तो 275 का ये सही है। 276 है, कोयले के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है। कोयले के बारे में तो 276 का सी सही है। गुजरात में अवस्थित एक तेल शोधक कारखाना है। कोयली जो है कि गुजरात में अवस्थित एक तेल शोधक कारखाना है। 277 है, सुमेलित कीजिए। तो 277 में 4 का ए है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। 3 का बी है, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है। और 2 का जो है कि सी, काकरा पार्क जो है कि कहाँ पे है, काकरा पार्क परमाणु शक्ति जो है कि कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। और काकरा पार्क गुजरात में है। क्या है, 2 का सी है। 1 का डी है, तो कैगा महाराष्ट्र में है। तो कहाँ पे, रावतभाटा राजस्थान में है, और काकरा पार जो है कि कहाँ पे है, तो गुजरात में है, और तारापुर राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखें। 277 का सी है। 278 का है, कह रहे 3 का ए है, जो लौह अयस्क गुरु महिसानी क्षेत्र में है। 4 का बी है, कोयला तलचर क्षेत्र में है। 2 का सी है, और यूरेनियम जादूगोड़ा क्षेत्र में है। 1 का डी है, जस्ता जावर क्षेत्र में है। तो 278 का ए सही है। 279 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 279 का डी कथन असत्य है। जो सही है, विश्व में लौह अयस्क के कुल भंडारों में से 1/4 भारत में है। देश में लौह अयस्क का अधिकांश उत्पादन झारखंड, उड़ीसा राज्य में होता है।
लौह के शोधन हेतु कोयले चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। तो 279 का डी जो है कथन असत्य है। 280 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 280 का डी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है सूरतगढ़ राजस्थान में है। ये तापी परियोजना है सूरतगढ़ राजस्थान, ओबरा उत्तर प्रदेश में, धुवरन गुजरात में है। जो सूरतगढ़ है राजस्थान में, सूरतगढ़ राजस्थान में तापी परियोजना, ओबरा उत्तर प्रदेश में, धुवरन गुजरात में। 281 है निम्नलिखित राज्यों में से किस या किन में लिग्नाइट रिजर्व है। तो कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। 281 का डी सही। 282 के भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमानुसार लगाएं। 282 का सी सही है। पहला, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है। नेवेली लिग्नाइट निगम की स्थापना हुई थी और कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना है। तो इसका जो क्रम है तो कह रहा सी है। पहले तो रानीगंज कोयला का प्रथम उत्पादन है, फिर जो है कि नवेली लिग्नाइट निगम की स्थापना है, कोयला खान का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना है। तो 282 का सी। इस तरह से क्रम पूछता है तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। 283 का पुनः मैच करने के लिए दिया है तो 3 का ए है। जो भारी इंजीनियरिंग है ये रांची से संबंधित है। 1 का बी है इंटीग्रल सवारी डिब्बा पेराम्बूर से है। 4 का सी है कि परमाणु शक्ति नरौरा से है। 2 का डी है भारी विद्युत उपकरण भोपाल से है। तो 283 का सी है। 284 का जो है कि सी है, पुनः मैच करने के लिए दिया है तो 2 का ए है चंबल नदी जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र है। 1 का बी है माही नदी माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र है। 4 का सी है जो है कि चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र है। 3 का डी है कृष्णा नदी श्रीशैलम जल विद्युत योजना है। तो 284 का सी सही है। 285 का है कि भारत के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा पेट्रोल को संरक्षित करने के लिए अपनाए गए उपायों से कौन सम्मिलित है। तो 285 का डी सही है। पहला है पेट्रोलियम संरक्षण की आवश्यकता पर जागरण पैदा करना है। दूसरा है कि अपव्ययी व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए उपायों को प्रोत्साहन देना है। चौथा है कि उपकरणों साधनों वाहनों को तेल उपयोग दक्षता को सुधारना है। 5वां है लेज उपयोग क्षमता को सुधारने के लिए अनुसंधान तथा विकास करना है। तो 285 का डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 286 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 286 का डी सही नहीं है। जो सुमेलित उसे देख लेते हैं। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झरिया है। जो धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झरिया है। तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट है। तो 286 का डी सही नहीं है। 287 है भारत के निम्नांकित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 287 का बी है। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा है कि जो है कि झारखंड, फिर इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये जो कोयला भंडार है। लेकिन आप सभी जो है कि नवीनतम आंकड़े को पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, ये पुराने को नहीं जो है। तो एक बार जो है कि वहाँ से ये ऐसा ही जो कोयला भंडार क्रम पूछा गया तो वहाँ पे ये क्वेश्चन समझ करके नवीनतम भंडार जो है कि पूछा गया है उसे बताया गया, उसे आप याद करें तो सही रहेगा आंकड़ा। 288 में पुनः मैच करने के लिए दिया है। 1 का ए है आंध्र प्रदेश अभ्रक जो है कि अभ्रक आंध्र प्रदेश में है। 2 का बी है और जो मैग्नीज उड़ीसा राज्य में है, ताबा राजस्थान में, सोना कर्नाटक में। 288 का ये है। 289 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कह रहे हैं 289 सी सही नहीं। जो सही है जैसे राखा परियोजना ताबा से संबंधित, तो हाथूपुर परियोजना हीरा से है, चित्रनल गुंड परियोजना सोना से है। राखा परियोजना ताबा से, हाथूपुर परियोजना हीरा से और चित्रनल गुंड परियोजना सोना से। तो 289 का जो है कि सी सही नहीं है। और फिर इसके बाद जो है कि 290 का पुनः मैच करने के लिए दिया है तो 1 का ए है पुनः सीधे 1 2 3 4 है। तो कह रहे सीसा जस्ता रामपुरा अपूचा है।
तांबा खेतड़ी से, बक्साइट रेणुकूट से, लोयस्क सिंहभूमि से। तो 290 का डी सही है। 291 है, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उनका विभव पोटेंशियल का अनुक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सौर्य, जैविक, पवन, समुद्रिक उष्णता। सौर्य, जैविक, पवन, समुद्रिक उष्णता, यही से 291 का बी है। 292 का पुनः मैच करने के लिए दिया है। एक का ए है, तो कह रहे कि जो अभ्रक पहाड़ी है जर्केनियम है। जर्केनियम जो है कि अभ्रक पहाड़ी से संबंधित, अभ्रकी पहाड़ से है। दो कह कि जो लौह अयस्क का डल्ली राजहरा से है, और टंगस्टन डेगाना से है, मैग्नीज बालाघाट से। जो मैग्नीज वो बालाघाट से, टंगस्टन डेगाना से, लौह अयस्क डल्ली राजहरा से, जर्केनियम अभ्रकी पहाड़ से। 292 का ये है। 293 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो डी, पहला, दूसरा, तीसरा। उदयपुर और पूसा समस्तीपुर बायोगैस केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर, पूसा, समस्तीपुर बायोगैस केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर और पूसा समस्तीपुर बायोगैस केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का प्रथम भूतापी पावर प्लांट जिसकी क्षमता 25 मेगावाट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। बायोगैस ऊर्जा के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन आदि का योगदान मुख्यतः होता है। तो इस प्रकार 293 का डी सही है। 294 पुनः मैच करने के लिए दिया है और सीधे सीधे है। जो कोयली है गुजरात राज्य से, बरौनी बिहार से है, करनाल हरियाणा से, हल्दिया पश्चिम बंगाल से। तो 294 का ये सही है। 295 पुनः मैच करने के लिए दिया है। तो 2 का ए है, ताबा मलाज खंड से है। 3 का बी है, लोयस्क कुद्रेमुख से है। 1 का सी है, कोयला कोरबा से है। यूरेनियम जादूगोड़ा से है। तो 295 का सी सही है। 296 लिग्नाइट की प्राप्ति वाले राज्य हैं। पहला और तीसरा तमिलनाडु और राजस्थान। तमिलनाडु, राजस्थान जो है कि लिग्नाइट की प्राप्ति वाले राज्य हैं। 297 निम्नलिखित ताप विद्युत गृहों को नीचे दिए गए राज्यों में से किस एक से संबंध है? तो कह रहे उत्तर प्रदेश हैं। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ओबरा ताप विद्युत गृह, रेहन ताप विद्युत गृह, सिंगरौली ताप विद्युत गृह, ये सब उत्तर प्रदेश। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ओबरा ताप विद्युत गृह और रेहंद ताप विद्युत गृह और सिंगरौली ताप विद्युत गृह, ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। 298 की भारत में यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो वह कोयला क्षेत्र निक्षेप पश्चिम पूर्व का कौन सा सही क्रम प्रच्छेद करता है? तो सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो, रानीगंज। सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो, रानीगंज है। सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो, रानीगंज जो है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। कोयला क्षेत्र निक्षेप पश्चिम पूर्व की ओर सही क्रम है। 299 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त कथन से कौन सा कथन सही करें? सभी है। जो भावी पीढ़ियों की ऊर्जा की आवश्यकता से ये समझौता किए बिना वर्तमान ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करती है, अक्षय ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी का स्थान अग्रणी है। भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। गुजरात में पवन ऊर्जा उत्पादन की अच्छी संभावना थी, सभी सही है। जो भावी पीढ़ियों की ऊर्जा की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करती है, अक्षय ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी का स्थान अग्रणी है। भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। गुजरात में पवन ऊर्जा उत्पादन की अच्छी संभावना है। 299 का डी सही है। 300 में कौन सही नहीं है? तो 300 का बी सही नहीं और सभी सही है। तो रंगा नाड़ी जो है कि अरुणाचल प्रदेश से है, कोपली असम से है, सलाल जम्मू कश्मीर से है। 300 का बी सही नहीं है। तो इस प्रकार 300 टोटल क्वेश्चन हमने पढ़े। अब जो है कि 301 को देखते हैं। सुमेलित करना है पुनः। तो जो 301 है सुमेलित करना है। 3 का ये देखिए, जल विद्युत शक्ति केंद्र कोयना से संबंधित है। जल विद्युत शक्ति केंद्र किससे संबंधित है? तो कोयना से है। 3 का ए है। 1 का बी है, ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर से है। 2 का सी है, जो है कि लौह इस्पात उद्योग भद्रावती से है। क्लोरीन उत्पादन मीठापुर से है। तो इस प्रकार 301 का ए सही है। दूसरा का देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सही नहीं है। जो बेलका है बुले स्टोनाइट से संबंधित है। मीठापुर साधारण नमक से है। जबलपुर फायर क्ले से है। बेलका बुलेस्टोनाइट से, मीठापुर साधारण नमक से, जबलपुर फायर क्ले से। तो 302 का डी सही नहीं। 303 का जो है कि कोयला उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में है तीसरा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार।
जो कोयला उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। 304 है कौन सा कथन असत्य है? तो 304 का सी कथन असत्य। जो सत्य है, यूरेनियम को शोधन हेतु बेनिफिशियन संयंत्र जादूगोड़ा में स्थापित है। मोनोजाइट को संसाधित करने हेतु संयंत्र अलवाई में स्थापित है। जल विद्युत शक्ति को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। तो इस प्रकार 304 का सी सही नहीं है। पुनः देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। यूरेनियम के शोधन हेतु बेनिफिशिएशन संयंत्र जादूगोड़ा में स्थापित है। मोनोजाइट को संसाधित करने हेतु संयंत्र अलवाई में स्थापित है। जल विद्युत शक्ति को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। 304 का सी सही नहीं है। 305 का कौन सा कह रहे कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम ए है। तापी, जली, आणविक, वायु। तापी, जली, आणविक, वायु सभी सही। 305 का ए। 306 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 306 का डी कथन असत्य है। जैसे नरौरा अणु बिजली घर में उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति मुख्यतः उद्योगों को जाती है। नरौरा अणु बिजली घर में उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति मुख्यतः उद्योगों को जाती है। 306 का डी सही है। 307 है कि ऊर्जा के उपभोग के आधार पर निम्नलिखित प्रक्षेपों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहे कि 307 का सी 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। तो कह रहे कृषि, घरेलू, परिवहन, उद्योग। ऊर्जा है कृषि, घरेलू जो है कि परिवहन उद्योग है। 308 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। उसी को देख लेते हैं। भारत का सबसे पहला सोलर ऊर्जा पावर प्लांट गुड़गांव में लगाया जा रहा है। भारत का सबसे पहला सोलर ऊर्जा पावर प्लांट गुड़गांव में लगाया जा रहा है। भारत में वर्ष 2022 तक सोलर ऊर्जा 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोलर ऊर्जा एक प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पादन है। तो 308 का डी सही है। 309 है कि भारत में टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है। तो भारत में जो टर्शियरी युग का कोयला है वो असम और जो है कि जम्मू कश्मीर पाया जाता है। भारत में जो टर्शियरी युग का कोयला है असम और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 310 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो मलाजखंड कोयला जो है कि ये सुमेलित नहीं है। यही जो सही है, कुद्रेमुख जो है लौह से संबंधित है, बेलाडीला लौह से है और निवेली लिग्नाइट से है। जो मलाजखंड वो तांबा से है। तो इसे याद रखें। 311 के मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है चावल। जो मोटा अनाज है मक्का, ज्वार, बाजरा। लेकिन 311 के ये सही नहीं है। 312 है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हरियाणा। गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वो तो हरियाणा। पुनः आप ये नया डाटा से आप सभी पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ऐसा पे पूछ सकता है। तो भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा उस समय के डाटा के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 314 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो 2004-5 का डेटा है। तो उसे पुनः नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसे देखें। एक बार हम आप लोग के बीच में नवीनतम आंकड़ा भी लेकर आऊँगे। अभी इसको हम देख लेते हैं। 315 है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो वो है 315 का डी सही है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों और विपणन, ये सभी हरित क्रांति। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये 315 का डी सही है। 316 देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो 316 का बी सही है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 317 का है कि भारत में बाजरा की कृषि संबंधित निम्नलिखित विचार कीजिए। कह रहे पहला, दूसरा, खाद्यान्नों के कुल क्षेत्र का लगभग 11% भाग बाजरा में है और राजस्थान भारत में बाजार का अग्रणी उत्पादक। 317 का ये सही है। 318 की मिश्रित कृषि से सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना है। ये तो कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना है मिश्रित कृषि में है। 319 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे दूसरा सही है कि इसमें जो है कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल
क्षेत्र जो है कि फसल के रूप में मक्के की पैदावार होती है, जिसमें तो इस तरह के 319 तक हमने पढ़ा। अब आगे हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेनिंग में हूँ, पढ़ नहीं पाऊँगी। आगे क्लास में पुनः लेंगे। तो ये बंद करती हूँ। धन्यवाद।